देखिए, अब देखना है मोशन ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यदि कोई मैग्नेटिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका मोशन क्या होगा? वही है, मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई मैग्नेट को रखते हैं, थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल बना रहा है तो सबसे पहला बात, तो इस पर जब फोर्स लगेगा F1 mb, यहां फोर्स लगेगा F2 mb, तो बताए थे कि यहां टॉर्क लग रहा है। टॉर्क ऑफ डाइपोल का वैल्यू बताए थे टाई1, इसको बताए थे mb sin थीटा। यह जो टॉर्क है, इस टॉर्क को हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। मतलब इसका जो ओरिजिनल जो पोजीशन है, इससे ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर देगा। दिस टॉर्क इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इसको हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। अब कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, तो भाई मैग्नेट का कुछ मास होगा, मास के कारण कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है, जो चाहता है कि मैग्नेट को हम रोटेट नहीं होने दें। मतलब एक टॉर्क को अपोज करता है। तो लेट आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टॉर्क, चूंकि रोटेटरी मोशन है, जब रोटेटरी मोशन है तो मास नहीं कह करके उसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि आई है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण ये लगता है रिस्टोरिंग टॉर्क, या इसी को हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। तो ये यदि थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा को हम लोग मान लें एंगुलर एक्सेलरेशन। थीटा क्या है? इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा डी थीटा बाई डी टी। इसको हम लोग कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फा होता है डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण इसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क होता है। ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैग्नेट, ए रिस्टोरिंग टॉर्क, restoring torque is applied upon the magnet, जो कि मैग्नेट को रोटेट नहीं होने देगा। इसको कंट्रोलिंग टॉर्क भी कहते हैं। इसको टाउ2 कहिए, आई इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। या इसको कहेंगे आई
डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। इसको कंट्रोलिंग टॉर्क भी बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग टॉर्क, इसको बोलते हैं, इसको कंट्रोलिंग टॉर्क बोलते हैं। अब कहीं पर बैलेंस होगा, एक जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है इसको रोटेट कर रहा है, और जो कंट्रोलिंग टॉर्क है, जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, घूमने नहीं देगा, कहीं पर बैलेंस होगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या हो जाएगा, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, एम बी साइन थीटा, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है, आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों का वैल्यू, चूंकि अपोजिट है, एक दूसरे को अपोज कर रहा है, दोनों कहीं ना कहीं पर बैलेंस करेगा, कहीं थीटा पर जाकर के बैलेंस किया, तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों का वैल्यू बराबर हो गया। अब कहता है कि ये चूंकि साइन तो अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसमें हम कोई में एक माइनस साइन ले लेंगे। माइनस साइन इसलिए लेते हैं कि कहता है कि यह जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अपोज कर रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अपोज कर रहा है, इसलिए यहां हम एक माइनस साइन ले लेते हैं। तो माइनस साइन ले लीजिए। क्या कहेंगे, here negative sign so that restoring torque अपोज कर रहा है, अपोजेज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अपोज कर रहा है, इसलिए माइनस साइन ले लिया। तो कह सकते हैं आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा, या डी स्क्वायर बाई थीटा बाई डी टी माइनस एम बी साइन थीटा, इसको हम लोग थीटा लिखें, बाई आई, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत बड़ा नहीं होता है, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो गया। तो ये जो है क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन एम बी बाई आई, ये कांस्टेंट है और थीटा हो गया। मतलब यहां कह सकते हैं कि यहां जो एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया माइनस एम बी बाई आई। एम बी बाई आई ये क्या है, कांस्टेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है। तो कह सकते हैं यह जो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो
कह सकते हैं अल्फा, या कह सकते हैं d² बाई थीटा dt² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जैसा कि आपको पता है, जब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के माइनस प्रोपोर्शनल होता है तो इस तरह का जो मोशन होता है कहां होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है। तो इसका मतलब हो गया कि यदि कोई मैग्नेट को, कोई बार मैग्नेट को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसका जो मोशन होता है कैसा होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। क्या हो गया? दिस रिप्रेजेंट्स दैट, ये रिप्रेजेंट करता है कि मोशन ऑफ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या हो गया? सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। कोई मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में, कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका मोशन कैसा होता है? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पढ़े होंगे, फॉर SHM के लिए आप पढ़े होंगे। यह जो एंगुलर एक्सेलरेशन है d² थीटा बाई dt², ये क्या होता है? माइनस ω² थीटा के बराबर होता है। जहां ओमेगा क्या है? इसको एंगुलर वेलोसिटी कहिए चाहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वेयर ओमेगा क्या है? इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो इससे आप दोनों को कंपेयर कर करके, इसको हम यदि मान ले इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम मान ले इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों को कंपेयर करने के बाद इसका हम निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करें। यहां भी इधर एंगुलर एक्सेलरेशन है माइनस mv थीटा बाई आई, यहां भी थीटा है, यहां भी थीटा है, तो ω² हो गया, ω² का वैल्यू हो गया mv बाई आई। तो ओमेगा हो गया mv बाई आई का अंडर रूट। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा अंडर रूट mv बाई आई हो गया। ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू mv बाई आई।
तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो जाएगा 1/2 पाई √mb/i। जहां m हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, b हो गया मैग्नेटिक फील्ड और I हो गया मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हो गया फ्रीक्वेंसी, हो गया। अब जरा हम लोग टाइम पीरियड देख लें। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 1/फ्रीक्वेंसी, 1/न्यू। उलट दीजिए, 2π√I/mb। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2π√I/mb। टाइम पीरियड हो गया। यदि टाइम पीरियड दिया हुआ रहे तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकलेगा? कहता है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। T² इक्वल टू हो गया 4π² I/mb। तो B इक्वल टू हो जाएगा 4π² I/m इंटू T²। तो यदि जहां I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, यदि टाइम पीरियड दिया हुआ है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये तो हो गया यदि कोई मैग्नेट को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। पहले ये जान गए, कोई मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो दोनों ही पोल पर, नॉर्थ पोल साउथ पोल पर दो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। दोनों फोर्स का वैल्यू मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, डायरेक्शन में अपोजिट होता है, और चूंकि लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होता है तो दोनों फोर्स मिलकर के एक कपल का निर्माण करता है। कपल का निर्माण किया तो कपल के कारण मैग्नेट में रोटेशन होता है, मतलब मैग्नेट में रोटेटरी मोशन होता है। अब ये जो रोटेटरी मोशन के कारण मैग्नेट में हम टॉर्क का वैल्यू निकाले, जिसका वैल्यू हो गया mb sin थीटा हो गया। फिर उसके बाद यदि मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? -mb cos थीटा हो गया। और जब मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जब रोटेशन होगा तो किस तरह का रोटेशन होगा? तो हम लोग देखें ये रोटेशन कैसा होता है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होते रहेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ तो उसका हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकाल लिए √mb/i। उसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकाले 1/2π √mb/i। उसका टाइम पीरियड का वैल्यू निकाले 2π √I/mb।
और जब सब दिया हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए 4πa²I/m/d²। तो ये तो हो गया, कोई मैग्नेट को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ये हो गया प्योर मैग्नेट, प्योर मैग्नेटिज्म। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे कि चार्ज जब मोशन में रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेट का काम करता है, वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कोई वायर है, कोई कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो होता है, वहां भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये प्योर मैग्नेटिज्म, प्योर मैग्नेट में दोनों में क्या रिलेशन है? मतलब चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। वहां हम लोग सोलेनोइड देखे थे, करंट कैरिंग कंडक्टर, वहां भी देख रहे हैं कि हाँ मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। कोई एटम है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। कोई सर्कुलर कॉइल है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे करता है? अब जब मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, ये सारा चीज हम लोग निकालेंगे आगे आने वाले क्लास में। ठीक है, थैंक यू।